ऑनर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मोस्टली जितने सारे स्टूडेंट बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिहार स्टेट के लिए जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और जो है अन्य दक्षता के इम्पॉर्टेंट कुल 50 सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं। दी प्लेटफॉर्म का यह टेस्ट सीरीज है जिसके अंतर्गत जो है आपको शिक्षण कला और अन्य दक्षता के सभी सवालों को करवाया जाएगा। तो फ्रेंड, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में आप बिहार स्टेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बिहार में कक्षा 9 से 10 एवं 11 से 12 के टीचर बनने अगर की ख्वाहिश रखते हैं तो इसके लिए जो है आपको बिहार स्टेट पास करना काफ़ी ज़रूरी है और एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी के लेवल को थोड़ा और बेहतर कीजिए ताकि इस बार आराम से आपका स्टेट क्लियर हो जाए, फिर आप जो है बीपीएससी 3.0 में अपीयर हो पाएँ। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बिहार स्टेट पास करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं शिक्षण कला के सवालों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। और वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जितने सारे प्रैक्टिस सेट होंगे मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसलिए अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता चले। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शंस हैं आपका, नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज़ समझे। ऑप्शन बी में है, अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, या अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो व छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो ऑप्शंस देख के आपको पता चल ही गया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। एक उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन होना, निदानात्मक और उपचारात्मक निर्देशात्मकता, या उपयुक्त सभी। तो एक उत्तम शिक्षण की जो विशेषता होती है, आई होप उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह कथन है, किसका कथन है फ्रेंड्स? जे स्टीवेंसन का है, किल पैट्रिक का है, बैलार्ड का है, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह जे स्टीवेंसन का जो है कथन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। कौन सी परिस्थितियां हैं? ऑप्शंस में दिए गए हैं। जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हों, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हों, या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, व्याख्यान विधि के अत्यधिक उपयोगी जो होता है किस परिस्थिति में सिद्ध होता है, तो यह हो जाएगा आपका जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों। इस स्थिति में जो है आपका व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षक पे आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है, शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? गर्भवती माताओं के पोषण को उन्नत बनाने से या प्रसूति देखरेख को उन्नत बनाने से बच्चों की किस तरह की बुद्धि मजबूत होती है? सामान्य बुद्धि, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, या विशिष्ट बुद्धि। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर हम गर्भवती माताओं के पोषण को उन्नत बनाएं या प्रसूति देखरेख को उन्नत बनाएं, इससे जो होता है सामान्य बुद्धि मजबूत होता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। मानव सीखना में आप निम्नांकित में किसे सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शंस दिया गया है, उत्सुकता को, पुनर्बलन को, परिणाम ज्ञान को, या आकांक्षा स्तर को। कूट की सहायता से आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें आ जाएगा आपका पुनर्बलन, परिणाम ज्ञान और आकांक्षा स्तर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें उत्सुकता नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8वां सवाल है आपका, परिहार सीखना के द्विकारक सिद्धांत में दो कारक कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, सामान्यीकरण तथा विभेदन, धनात्मक पुनर्बलन तथा ऋणात्मक पुनर्बलन, क्लासिकी अनुबंधन क्लासिकी अनुबंधन के नियम तथा साधारणात्मक अनुबंधन के नियम, या सतत पुनर्बलन तथा आंशिक पुनर्बलन। तो क्या हो जाएगा? परिहार सीखने का द्विकारक सिद्धांत में कौन कौन से शामिल आते हैं? तो याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग तथा क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सेग्लीमैन के अनुसार प्रयोगात्मक परिस्थिति में प्राणियों में विषाद डिप्रेशन का एक मुख्य कारण क्या है? परिहार अनुबंधन, पुरस्कार सीखना, अर्जित निस्सहायता, या उन्मुक्ति अनुबंधन। तो जो सेग्लीमैन थे, इनके अनुसार जो प्रयोगात्मक परिस्थिति में प्राणियों में जो डिप्रेशन का एक मुख्य कारण होता है, यह होता है अर्जित निस्सहायता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यह विश्वास की सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि होना एक आवश्यक कदम है ने शिक्षणकर्ताओं को उन्हें पूर्णतः समाप्त करने की प्रविधियों को ढूंढने से रोका है। इसके फलस्वरूप एक नई प्रविधि बनाई गई है जिसके द्वारा अनेक निष्पादन की असफलताओं को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसे कहते हैं हम दत्त कार्य। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है? प्रत्याशा सिद्धांत है, अवरोध सिद्धांत, बाधा सिद्धांत, या संबंध परक सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत टॉलमैन का लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा, प्रत्याशा सिद्धांत है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को बच्चों का हालचाल पूछ लेना चाहिए। पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ के संबंध में छात्रों की समस्याओं का निवारण कर लेना चाहिए। नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए, या बच्चों को बता देना चाहिए कि वे नए पाठ के लिए दत्चित होकर तैयार हो जाएं। तो जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ ले, स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा के छात्रों को वह पाठ पढ़ा दे, या स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन को और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को स्वयं वह पाठ पढ़ाएंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आई होप कि सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन सी, आप खुद उसके बारे में जो है अच्छे से रीड करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में रीड करेंगे, फिर जो है आप क्लास में खुद ही बच्चों को वह जो है चैप्टर पढ़ाएंगे या पाठ पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका, संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? समवर्ती में सूची में जो है शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर निम्नलिखित विद्यालयों को खोलने का संकल्प किया गया है। केंद्रीय विद्यालय ने किया है, सैनिक विद्यालय ने किया है, नवोदय विद्यालय ने किया है, या आश्रम विद्यालय ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय में किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में दिया गया है आपका, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? जो टीचर्स होते हैं किसके प्रति जवाबदेह होता है? प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, समाज तथा छात्रों के प्रति, या सरकार के प्रति? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, समाज तथा छात्रों के प्रति जो होते हैं वे जवाबदेह होते हैं, उनकी जवाबदेही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। इकाई पाठ योजना को सफल बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है आपका विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर संबंध बनाए रखना चाहिए, इकाइयों को पुनः तत्वों में विभाजित करना चाहिए, हर इकाई की मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित होनी चाहिए। उपयुक्त सभी होना चाहिए फ्रेंड्स इकाई पाठ योजना को सफल बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही गलत वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मानदंड नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि
इसमें छात्रों द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, या इनमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन की शिक्षा को देन है। आगमन निगमन विधि, करके सीखना, योजना पद्धति, या उपयुक्त सभी का। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, योजना पद्धति का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन है यह शिक्षा को देन किसका है? योजना पद्धति का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? अधिगम को अधिकतम करने के लिए, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो किसको बढ़ावा दिया जाता है फ्रेंड्स? तो जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित है। तो किस संकेत के साथ करते हैं फ्रेंड्स? हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करके, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्ण ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करके। अगला सवाल है हमारा, शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाता है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम को, या स्व अनुशासन और नियंत्रण की ओर संकेत करता है, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता को की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की या उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। निःशक्त बच्चों के लिए सामयिक शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या नियमित विद्यालयों में। तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम है। तो क्या है सार्थक अधिगम? निजी अनुभवों के ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला सवाल है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में एक नहीं है? आपको बताना है ऑप्शंस में देखकर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जब आप देखेंगे तो पाएंगे इसमें जो आंसर आ जाएगा, विद्यार्थियों के उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, यह शिक्षा के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वायगोत्स्की के सिद्धांत का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको जो है सही कथन को बताना है जो सही वर्णन करता है। तो पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म देता है और वायगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो यह जो कथन है सही वर्णन करता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 में पूछा है आपसे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत जो है आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला सवाल है हमारा, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड, घोड़ा, बाघ या बोधि वृक्ष? तो बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है यह कैसे माना जाता है? कमल और सांड को। तो याद रखिएगा। बात कर ले बुद्ध के जन्म की, तो 563 BC में जो है लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था और इनका जो महान परिनिर्वाण हुआ था या मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व जो है कुशीनगर में हुआ था। तो याद रखिएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या ब्रजकिशोर प्रसाद? तो आपको चंपारण सत्याग्रह से जो संबंध नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बात कर ली चंपारण सत्याग्रह की, तो यह बिहार में 1917 ईस्वी को चंपारण में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अगला सवाल है आपका, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, सवाना, वेल्ड या फिर लानोस? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लानोस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा गया है, धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो जो धूपगढ़ है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, यह आपके जो है महादेव पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है और यह सतपुड़ा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। तो याद रखिएगा, और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड नामक जो पुस्तक है यह मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है और इनको जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल में है आपका, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर अवस्थित है? ब्यास, झेलम, रावी या सतलज? तो जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है यह अवस्थित है आपके सतलज नदी पर। ऑप्शन डी हो जाएगा और यह परियोजना जो है हिमाचल राज्य प्रदेश में जो है अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह फुटबॉल से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में है, बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है क्या? राजस्व घाटा राज्य, राजस्व अधिशेष राज्य, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य या राजस्व उदासीन राज्य? तो फ्रेंड्स अभी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो है बिहार के नवीन आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार राजस्व घाटा जो है राज्य है एक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो जो सबसे अच्छा निरूपण करता है फ्रेंड्स यह हो जाएगा GDP, जिसे माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।